नमस्कार, हरियाणा विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रदेश में किए जा रहे प्रबंधों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 60 से अधिक जिलों के उपायुक्त और मजिस्ट्रेट्स के साथ चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ से जुड़े। गुरुग्राम के डीसी डॉक्टर यश गर्ग ने प्रधानमंत्री को ग्रामीण इलाकों में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया कि किस तरीके से 6700 से अधिक गांवों में घर घर सर्वे और स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। बैठक में नवाचार प्रयोगों के लिए गुरुग्राम के डीसी डॉक्टर यश गर्ग की सराहना भी की गई। सर, मैं सर्वप्रथम बताना चाहूंगा सर, गुरुग्राम जिले की डायरेक्ट मॉनिटरिंग सर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं करते हैं। मेडिकल प्रोफेशन से डॉक्टर सर, मेडिकल प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ सर। गुरुग्राम जिले की सर डायरेक्ट मॉनिटरिंग सर माननीय मुख्यमंत्री जी सर स्वयं करते हैं। गुरुग्राम सर एक बड़ा अर्बन सेक्टर है और हमारे पास मल्टीपल एजेंसीज हैं, तो उनके मार्गदर्शन में सर सारी एजेंसी हम सब ने मिलकर टीम की तरह इकट्ठे होकर इस मीटिंग में सर कार्य किया है। सर, मैं सर्वप्रथम अपनी वैक्सीनेशन और टेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताना चाहूँगा। सर, गुरुग्राम प्रशासन का हमारा शुरू से ही ये सोच थी कि सर हम पब्लिक तक जाएं, आम जनमानस तक जाएं, इस प्रक्रिया को डिसेंट्रलाइज करें, लोगों के डोर स्टेप तक लेके जाएं। तो सर इसी वजह से हमने RWA को, संस्थानों को, इंडस्ट्रीज को, कॉर्पोरेट्स को, सर सबको अपने साथ जोड़ा। हमने RWA के कम्युनिटी सेंटर पे जाके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस के कॉमन एरियाज में सर कॉर्पोरेट से, वर्क प्लेसेस से, इंडस्ट्री के अंदर जाके सर वैक्सीनेशन करी, सर टेस्टिंग करी। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का ऑर्गेनाइज किए सर, मोबाइल वैक्सीनेशन और टेस्टिंग वैन चलाई सर। इसके हमें परिणाम ये मिले कि सर हम गुरुग्राम में लगभग 6 लाख वैक्सीनेशन कर चुके हैं, जो लगभग हमारी 30% जनसंख्या है सर। इसके अलावा हम सर 1.5 लाख के ऊपर सेकेंड डोज भी लगा चुके हैं और सर 14 लाख के ऊपर हम टेस्ट कर चुके हैं सर। अगर हम प्रति 10 लाख पॉपुलेशन से सर टेस्ट की संख्या देखें और वैक्सीनेशन की सर इंटेंसिव देखें तो ये हमारी पेनिट्रेशन है सर, वो देश की सर्वाधिक दरों में से एक है सर। इसके अलावा सर इस प्रक्रिया का हमें एक फायदा और हुआ कि जितनी भी RWA, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो कोविड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की। पीएम ने कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायजा लिया। धरातल पर क्या कुछ हालात बने हुए उसको लेकर उन्होंने जानकारी ली और साथ ही आने वाले समय में तैयारियां क्या कुछ की जा रही है उसको लेकर भी जानकारी हासिल की। बता दें, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद के उपायुक्तों से उन्होंने खास बातचीत की। इलाके में संक्रमण को लेकर स्थिति फिलहाल क्या कुछ है उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। इसके अलावा हिसार, करनाल और गुरुग्राम के उपायुक्त भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में हिस्सा बने और उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने अपने के हालातों की जानकारी दी। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कई टिप्स भी दिए। महामारी से निपटने के लिए प्रबंधों की प्रधानमंत्री ने यहां पर जानकारी ली और साथ ही कहा कि अलग अलग रूप में रंग और वेशभूषा बदलकर कोरोना वायरस प्रवेश कर रहा है, ऐसे में हमारी रणनीति को भी हमें बदलना होगा। बता दें आपको कौन कौन मौजूद रहा इस दौरान। 10 राज्यों के 54 जिलों के DM और DC इस दौरान वहां पर मौजूद रहे और सभी ने अपने अपने क्षेत्रों का क्या कुछ फिलहाल हाल है ये प्रधानमंत्री से साझा किया। ऑनलाइन बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी भी मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी भी बेहद अनिवार्य और महत्वपूर्ण। जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है, प्रधानमंत्री अलग अलग स्तर पर इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। इसके अलावा डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला भी बैठक का हिस्सा बने और राज्य में क्या कुछ रणनीति का इस्तेमाल किया गया है, चुनौतियां क्या रही और आने वाले समय में उसको कैसे पार किया जाएगा उसको लेकर जानकारी दी। इसके अलावा गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी बैठक में शिरकत की, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। तो वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हरियाणा सरकार की मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में लगातार कोरोना के केसेस में कमी आ रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और समझाते हैं कि किस तरीके से इस चुनौती पर पार पाया गया और कैसे यहां पर आंकड़ों में कमी आई है। आपको बता दें कि महामारी अलर्ट यहां पर लगाया गया था। 22 तारीख को 9,742 नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या थी, तो वहीं 23 तारीख को ये बढ़कर 11,000 के पार पहुंची। तो वहीं 14 तारीख को आपको बता दें कि 10,000 आंकड़ा पहुंच गया। इसके अलावा 15 तारीख की बात करें तो आंकड़ा गिरता हुआ नजर आ रहा है, 9,676 तक आंकड़ा पहुंचा। तो वहीं 16 यानी ठीक एक दिन बाद 9,115 मामले सामने आए। उसके ठीक एक दिन बाद 17 तारीख को 7,488
मामले ही सामने आए। देखिए बड़ा अंतर देखने को मिला। इसके अलावा 18 तारीख को 7,774 मामले सामने आए, तो वहीं 19 को एकदम से देखिए आंकड़ा गिरा है और 6,800 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। हालांकि आंकड़ा लगातार सामने आ रहा है, लेकिन गिरावट इसमें एक राहत की बात। तो 10 दिनों में कैसे घटी है मरीजों की संख्या, ये हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि 9 मई को नए केस 13,548 सामने आए, तो वहीं ठीक होने वालों की संख्या 12,639। 10 मई की बात करें तो 12,718 पॉजिटिव केस सामने आए और यह आंकड़ा देखिए ठीक होने वालों का जो बढ़कर 16,192 हो गया। ये एक अच्छी खबर कि संक्रमितों से ज्यादा आंकड़ा डिस्चार्ज होने वाले मरीजों का है। 11 मई को 11,637 मामले सामने आए, जो 10 मई से लगभग 1,000 से कम है। इसके अलावा 15,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। 12 मई को 12,490 संक्रमित पाए गए, तो वहीं एक बार फिर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों का आंकड़ा ज्यादा, जो कि 14,264 रहा। 13 मई की बात करें तो 12,286 नए मामले सामने आए, तो वहीं 16,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। तो लगातार ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छे संकेत है। 14 मई को 10,000 से ज्यादा केस सामने आए और 14,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। तो वहीं 15 मई को 9,676 पॉजिटिव केस पाए गए, 12,592 मरीज ठीक हुए। 16 मई को 9,115 पॉजिटिव मरीज पाए गए, 14,856 मरीज ठीक हुए। 17 मई को 7,488 पॉजिटिव मामले सामने आए, तो वहीं 14,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज होकर घर लौटे। कांस्टेंट ये लगातार नंबर बना रहा। 18 मई की बात करें तो 7,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए और 14,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। तो वहीं हरियाणा में ब्लैक फंगस का कहर अब देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कुल 226 ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। इन सब के बीच स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि ब्लैक फंगस बीमारी के लिए हर मेडिकल कॉलेज 20-20 बेड की व्यवस्था उनमें की गई है। ब्लैक फंगस के 226 मामले सामने आए हैं। हमने इसके लिए ये डायरेक्टिव दिया है कि जैसे ही कोई केस डिटेक्ट हो उसको अटैच्ड मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाए, क्योंकि इसमें मल्टी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। ये कई जगह पर असर करता है, साइनस पे करता है, दांतों पे करता है, आंखों पे करता है, न्यूरो पे करता है। तो हमारे सारे मेडिकल कॉलेज में ये स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं हमारे पास। तो महामारी के बीच एक बार फिर से किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर पर सब्सिडी को 140% बढ़ा दिया है, जिससे अब किसानों को प्रति बोरी 500 रुपए की जगह 1,200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ने के परिणाम स्वरूप डीएपी खाद का भाव बढ़ रहा था। पहले डीएपी का एक बैग की कीमत 1,700 रुपया होती थी। सरकार की सब्सिडी 500 रुपया मिलती थी, तो किसान को 1,200 रुपये में बैग मिलता था। लेकिन आज जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ गई हैं तो इस बैग की कीमत 2,400 रुपया हो गई है। 2,400 रुपये पर 500 रुपये की सब्सिडी होती तो किसानों को यह बैग 1,900 रुपये में खरीदना पड़ता। अब सब्सिडी में प्रधानमंत्री जी ने 140% की वृद्धि की है। इसके परिणाम स्वरूप अब किसानों को यह डीएपी का बैग 1,200 रुपये में ही मिलेगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और देश के किसानों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं, मोदी सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में रहेगी। किसान की आमदनी दोगुनी हो, किसान को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, किसान खेती में उन्नत खेती की तरफ बढ़ सके, इसके लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता जग जाहिर है।
तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी केंद्र सरकार द्वारा डीएपी फर्टिलाइजर पर सब्सिडी को 140% बढ़ाए जाने के फैसले पर धन्यवाद किया। सीएम ने ट्वीट कर सरकार के फैसले को सराहा। तो वहीं डीएपी खाद की सब्सिडी पर किरण चौधरी ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जितनी डीएपी खाद की कीमत बढ़ाई उतनी सब्सिडी बढ़ाई, यानी सरकार ने किसानों को एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ से ले भी लिया। तो वहीं डीएपी खाद पर सब्सिडी बढ़ाने पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश किसानों की आय को दोगुना करना है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों को भी इसका बहुत फायदा मिलेगा। इस दौरान उन्होंने किसानों से विरोध प्रदर्शन बंद करने की एक बार फिर से अपील की। हमारे किसान हितैषी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा के किसानों की तरफ से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने किसान हितैषी फैसला करके और एक बार फिर साबित कर दिया कि वो किसानों की दशा को सुधारना चाहते हैं, किसानों की आमदनी को दुगना करना चाहते हैं। 500 रुपये पहले थी, उसको 1200 रुपये किया। 2400 रुपये की लागत कट्टे की है, उसमें से 1200 रुपये भारत सरकार अपने खजाने से देगी और 1200 रुपये किसान को जो पहले पिछले 5 साल से जो भाव था उसी भाव पे डीएपी मिलेगी। यूरिया का भाव भी पिछले 5 साल से लगभग स्थिर है और किसानों की एमएसपी जो है हर साल बढ़ती रही है। लक्ष्य यही है कि किसानों की आमदनी बढ़े और ये जो फैसला किया है, इस फैसले से भारतवर्ष के किसानों को लगभग 15,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। जो पैसा उनको अतिरिक्त देना पड़ता वो भारत सरकार देगी। और हरियाणा के अंदर भी हमने पता करवाया कि 1 करोड़ 20 लाख कट्टे डीएपी के कंजम्पशन है, तो 840 करोड़ रुपए का फायदा 1 साल के अंदर हरियाणा के किसानों को होगा। भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस तरह की घटनाओं से बचना चाहिए। जब कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है प्रदेश, हम सब मिलकर के कोरोना से लड़ना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी मुद्दा हो उसका समाधान बातचीत से हो सकता है। मिल बैठ करके आपकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। आप जो है कोरोना से लड़ने में हमारा सहयोग दें और इस घातक बीमारी से देश को छुटकारा दिलवाएं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कोरोना महामारी का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से कहा कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किसान वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार है। किसान यहां से जाएगा नहीं कहीं भी जब तक कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, भारत सरकार इन सब मसलों पर बातचीत नहीं करेगी, किसान कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाना। 6 महीने को ज्यादा थोड़ा होते हैं आंदोलन को। यहाँ से बहुत सी चीज सीखने को मिला। कल घर वालों के साथ में लड़ाई होगी तो ये टेंट घर के बाहर भी तो गाड़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चले जाएंगे। बहुत चीज सीख ली यहाँ पे, एकजुटता सीख ली, मजबूती सीख ली। बीमारी का रास्ता हॉस्पिटल जाता है और किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट जाता है। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। ये कोई एक जगह थोड़ा मिलेंगे। भाई कोई बीमार होगा तो हॉस्पिटल जाएगा, सरकार कहीं काम की है। सरकार को हॉस्पिटल पे काम करना चाहिए, सरकार को स्कूल पे काम करना चाहिए। जो भी इलेक्शन लड़ रहा वो दूसरे उस पर काम कर रहा। देश में तो अब काम हॉस्पिटल पर उस पर होना चाहिए। कभी मैंने नहीं करा, सरकार नहीं कर रही, वो कैंप लगाए और करे। कौन मना कर रहा है उनको? तैयार है। हाँ, हम तो तैयार है। उन्हें तो पहले भी कहा और कुछ बॉर्डर पे उन्होंने 1 आध दिन कैंप लगाए, क्योंकि दवाई सरकार के पास नहीं, नाम किसान के कह रहे। भाई दवाई हो तो लगवा दो ना, यहाँ सेंटर खोल दो, गांव वाले भी लगा लेंगे, किसान भी लगवा लेंगे, ये पुलिस के लोग भी लगवा लेंगे, सब खोल दो, इकट्ठा ही लगवा लेंगे। है ही नहीं ये। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और यूपी को लेकर किसान अलग अलग मापदंड अपना रहे हैं। हरियाणा में आते ही किसान नेताओं की भाषा बदल जाती है।
ये दोहरापन कई बातों में उजागर हुआ है और ये दोहरापन आपको अगर आप पूरा डिटेल लेंगे तो और कई बातों में उजागर होगा। ये दोहरापन नहीं होना चाहिए। एक भाई कह रहा है कि हम कोरोना के लिए आ रहे हैं, स्वागत करेंगे, एक भाई कह रहा है कि विरोध हुआ है तो हम वहाँ जाके हाजिर हो रहे हैं। ये दोहरापन है। इस दोगलेपन को लोग देखते और समझते भी हैं। दूसरी बात ये है कि ये लोगों को वैक्सीन नहीं करने के लिए बहुत लोगों ने ये बताया, उसकी बहुत वीडियोज आपके पास हैं, फिर वो खुद वैक्सीन कराते हुए दिखे। ये भी दोहरापन है। यानी आम लोगों को आपने आह्वान करना चाहिए था, आंदोलन में जो आ रहे थे उनको आह्वान करना चाहिए था, भाई बचना है तो वैक्सीन लगवाओ। ये दोहरापन कई बातों में उजागर हुआ है। तो वहीं अंबाला के शंभू टोल धरने पर भी दिल्ली के बॉर्डर जैसा माहौल नजर आया, क्योंकि किसानों ने तूफान, बारिश और धूप से बचने के लिए पक्के शेडों का निर्माण कर लिया है, जिसकी जानकारी पाते ही कल अंबाला पुलिस प्रशासन किसानों को देर रात निर्माण कार्य रोकने के लिए समझाने के लिए पहुंचे। पुलिस का कहना है कि NHAI की तरफ से कोई लिखित शिकायत प्राप्त होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। किसानों का कहना है कि हमारे धरने में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी आते हैं। आंधी, बारिश और धूप में उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कुछ दानी सज्जनों की मदद से हमने टेंट की जगह पक्का शेड डाला है। ऐसा कुछ ये था कि रात कुछ किसानों ने वहाँ प्रयास किया था, जो हम गए थे, हमने उनको, पुलिस यहाँ से गई थी हमारी, उन्होंने रोक दिया था, लेकिन उस संबंध में उनको आगे गाइडलाइन दी थी कि आगे ऐसा काम ना करें। वो रुक गए थे, लेकिन इस संबंध में अभी NHA जैसे डिपार्टमेंट है, अब उनको बोले, अभी हमने इस संबंध में उनको कोई अगर ये ऐसी कार्रवाई करते हैं आप नज़र रखें और लिख के दें, कहीं भी हाईवे पे या किसी सड़क पे ऐसा कुछ करते हैं, वो जैसे उनसे कोई लिखित में मिलेगा वो अपनी कार्रवाई करते हैं। देखिए, पक्के शेड बनाना हमारी मजबूरी है। पहले यहाँ मैं पिछली बार आया था, 14 तारीख को हम बड़ा काफिला लेके आए थे, उस दिन थे वो हमारा टेंट फटा हुआ था। आज भी हम पंजाब से पीछे बड़ा काफिला आ रहा है, तो यहाँ ज़रूरत थी, क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा के बीच बहुत ही अहम पॉइंट है। पंजाब से जो भी चलता है यहाँ प्रसादा पानी शक्कर जाता है, औरतें भी साथ में होती है, तो मजबूरी थी यहाँ बनाना। ये हमारी कोई जिद नहीं है। जब आंदोलन समाप्त हो जाएगा तो ये उखाड़ लिया जाएगा, इसमें वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाकई भाई, आज से कुछ दिन पहले हवा चली थी, हम पहले वहाँ नीचे बैठे थे, आप टूटा हुआ सेट कवर कर सकते हो, वहाँ उधर बैठे थे, उनकी प्लेटें गिरी हमारे ऊपर, जो आर्टिफिशियल बना हुआ है टोल प्लाजा का, हमारे 2-3 बंदों को चोट लगी। उसको मद्देनज़र देखते हुए हमारा टेंट फट गया था। हमें बनाना मजबूरी थी हमारी ये, क्योंकि बैठने के लिए सर के ऊपर छत बहुत ज़रूरी है, तो हमने बनाना पड़ा और हमने बनाया। जानी सज्जनों ने दान दिया, हमने बना दिया। उनके पास हमारा फटे हाल देखा नहीं गया दानी सज्जनों के पास। वहीं कालका से विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाल की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि नालागढ़ कोर्ट ने प्रदीप चौधरी को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। तदनुसार हरियाणा विधानसभा द्वारा श्री प्रदीप चौधरी की विधानसभा की सदस्यता से अयोग्यता और कालका निर्वाचन क्षेत्र के रिक्त करने की अधिसूचना को उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों की तिथि 19 अप्रैल 2021 से जिला एवं सत्र न्यायालय के अंतिम निर्णय तक वापस लिया जाता है। अब श्री प्रदीप चौधरी जी ने निचली अदालत के आदेशों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में अपील दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 19 अप्रैल 2021 को निचली अदालत के कन्विक्शन के आदेशों पर रोक लगाते हुए आदेश पारित किया है कि जब तक उनकी क्रिमिनल अपील जिला एवं सत्र न्यायालय में अंतिम निर्णय तक लंबित है, तब तक उनकी कन्विक्शन पर रोक लगा दी गई है। जो उनकी सस्पेंशन हुई थी वो 14 जनवरी से हुई थी। ये बीच का जो है इसके ऊपर कोई आदेश नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने 19 अप्रैल 2021 से उनकी
हरियाणा में ट्यूबवेल पर लगाए जाने वाली 3 स्टार सबमर्सिबल इलेक्ट्रिक मोटर्स के निर्माण क्षेत्र में अब प्रदेश के एमएसएमई भी भागीदार करेंगे। ये जानकारी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यहां पर संबंधित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार प्रदेश में एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है ताकि राज्य के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार हासिल हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के जो उद्योग 3 स्टार सबमर्सिबल इलेक्ट्रिक मोटर्स के निर्माण क्षेत्र में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के तय मानकों को पूरा करते हैं, उनको इस क्षेत्र में पूरा अवसर भी दिया जाएगा। इसी के साथ हरियाणा विशेष में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।